हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छिंदक नागवंशीय शासकों के बारे में। छिंदक नागवंश में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, कौन से इसके संस्थापक थे, कौन ऐसे शासक हैं जिनके अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं, उन अभिलेखों से हमको इस वंश के बारे में क्या जानकारी मिलती है। साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि जो छिंदक नागवंशीय शासक हैं उनका पतन कैसे हुआ, इनका अंत कैसे हुआ, इनके द्वारा कौन कौन से स्थापत्य मंदिर हमको प्राप्त होते हैं, उन सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग का है उसमें हम लोग चार चीजें देखते हैं: कलचुरी वंश, नागवंश, सोमवंश और काकतीय वंश। कलचुरी इतिहास में हम लोग दो भाग देखते हैं जो 750 वर्षों का रहता है, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। सिमिलरली नागवंश को भी हम लोग छत्तीसगढ़ में दो शाखा देखते हैं। एक है फड़ी नागवंश जो कवर्धा वाले क्षेत्र में रहेंगे, और दूसरे होते हैं छिंदक नागवंश जो चक्रकोट या भ्रमरकोट वाले क्षेत्र पर शासन करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी बेसिकली छिंदक नागवंश पर आधारित रहेगी। इसके अलावा आने वाली क्लास में हम लोग उड़ीसा के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश और साथ ही काकतीय वंश को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जो नदी बहती है उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। आपको पता होगा इंद्रावती नदी यहाँ से जगदलपुर के समीप से होकर ऐसे करके बहते हुए जाती है। तो जो ये इंद्रावती नदी है इसके उत्तर साइड में एक जगह रहता है। ये जो जगह है उस समय कहा जाता था भ्रमरकोट। याद रखिएगा, नीचे में था चक्रकोट, इंद्रावती नदी के नीचे चक्रकोट और ऊपर में था भ्रमरकोट। चलिए अब समझते हैं जो ये वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जितना भी आपको वंश है इसमें बेसिकली याद रखिएगा ये काकतीय वंश बाद में आएगा जब छिंदक नागवंशीय शासकों को हरा दिया जाएगा। तो 1324 तक हमारा छिंदक नागवंश रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें 1023 से लेकर कब तक? 1324। 1 2 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1324। इसको 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहता है। किनका? छिंदक नागवंशीय शासकों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्लास है छिंदक नागवंश। याद रखिएगा जो छिंदक नागवंशीय शासक हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी, या इसको शताब्दी या सदी में बोलें तो 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी या 14वीं शताब्दी तक। क्लियर है? शासन क्षेत्र की बात करें तो इनका जो शासन क्षेत्र रहेगा वो बेसिकली चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर के आसपास का जो क्षेत्र है, बेसिकली दंतेवाड़ा आप बोल सकते हैं। ठीक है, राजधानी की बात करें तो इनके दो राजधानियों का बेसिक उल्लेख मिलता है। एक है आपका भोगवतीपुरम और दूसरा है बारसूर। ये भोगवतीपुरम कहाँ पे है वर्तमान अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि ये कुरुसपाल के समीप रहा होगा। इसके अलावा बारसूर जो है ये वर्तमान में भी स्थित है। तो बारसूर और भोगवतीपुरम इनकी राजधानी होगी, ऐसा उल्लेख मिलता है। जो छिंदक नागवंश के संस्थापक हैं इनके बारे में जो पहला नाम मिलता है छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम मिलता है नृपति भूषण। याद रखिएगा, नृपति भूषण क्या है? छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश के संस्थापक माने जाते हैं। इस वंश में एक सबसे प्रतापी राजा हुए, सर्वाधिक प्रतापी शासक जो हुए उनका नाम है सोमेश्वर देव प्रथम। याद रखिएगा, सोमेश्वर देव प्रथम क्या है? सर्वाधिक प्रतापी शासक हैं। जबकि इस वंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है हरिश्चंद्र देव को। ठीक, इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम चमेली देवी रहता है, तो वो हम लोग आगे स्टोरी में समझते चलेंगे। जो छिंदक नागवंशीय शासक थे ये किस गोत्र से थे? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये कश्यप गोत्र के थे। छिंदक नागवंशीय जो शासक थे कौन से गोत्र से थे? तो कश्यप गोत्र से थे। इनकी कुल देवी कौन थी? तो याद रखिएगा माणिक्य देवी जो थी इनकी कुल देवी थी। इसके भी हमको साक्ष्य मिलेंगे कि इनकी कुल देवी माणिक्य देवी है। वास्तव में जो माणिक्य देवी है ये अलग ही देवी है। याद रखिएगा, माणिक्य देवी आपके एक जगह है माणिक्य दक्ष वाटिके, ये द्राक्षारामम। आप इसको चाहे तो गूगल सर्च कीजिएगा, आपको ये जगह मिल जाएगा। ये बेसिकली है आपका क्या? कर्नाटक में माणिक्य दक्ष वाटिके द्राक्षारामम। ये जो देवी है इनके ये उपासक थे। तो माना जा सकता है कि जो छिंदक नागवंशीय शासक थे वो कर्नाटक साइड से आए रहे होंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो छिंदक नागवंशीय शासक रहते हैं ये कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो इनकी राजधानी आपको पता होगा, या तो भोगवतीपुरम था या का बारसूर था। तो इसके कारण जो जहां राजधानी हुआ करती थी वहां के ये स्वामी अपने आप को बताएंगे, इसलिए ये एक उपाधि धारण करते थे भोगवतीपुरेश्वर, क्योंकि इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? भोगवतीपुरम, और उपाधि धारण करते थे भोगवतीपुरेश्वर, मतलब भोगवतीपुर के स्वामी। ये कुछ पदवियां भी धारण करते थे जैसे छिंदक कुल तिलक, छिंदक कुल भास्कर। छिंदक कुल तिलक और छिंदक कुल भास्कर इनकी पदवी थी, ना कि उपाधि।
इसके अलावा इनके राज चिन्ह की अगर बात करें तो छिंदक नागवंशीय शासक जो चक्रकोट के छिंदक नागवंशीय शासक रहेंगे, ये राज चिन्ह में हम अपना यूज करेंगे बाघ और उनके शावक। जो बाघ रहता है और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बाघ और शावक उनके क्या थे, राजकीय चिन्ह थे। जबकि राजकीय जो ध्वज था उसमें आपका फन वाला नाग रहता था। छिंदक नागवंशीय शासकों के भी राज चिन्ह में क्या, फन वाला नाग रहता था, सर्प चिन्ह रहता था। क्लियर है। अब जानते हैं कि जो छिंदक नागवंशीय शासक हैं, इनका जो शासन क्षेत्र था वो कहाँ था। तो देखिए, छिंदक नागवंशीय जो शासक थे उनका शासन क्षेत्र चक्रकूट राष्ट्र था। अब ये चक्रकूट राष्ट्र कहाँ पे रहा होगा, तो इसके लिए उल्लेख मिलता है अभिलेखों में कि चक्रकूट राष्ट्र के उत्तर में था दक्षिण कोसल, जबकि दक्षिण में आंध्र और वेंगी प्रदेश थे। बात करें अगर पूर्व की, तो पूर्व में सबरी नदी का उत्प्यका था, जबकि पश्चिम में प्राणहिता नदी बहती थी। तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र होता था। चक्रकूट राष्ट्र के उत्तर में क्या था पूछा जाए तो याद रखिएगा, उत्तर में था दक्षिण कोसल, जबकि दक्षिण में आंध्र और वेंगी प्रदेश। पूर्व में सबरी नदी का उत्प्यका और पश्चिम में प्राणहिता नदी, दोनों साइड से नदियां बहती थी। उत्तर में दक्षिण कोसल था और दक्षिण में आंध्र तथा वेंगी प्रदेश थे। इस प्रकार से ये आपका चक्रकूट राष्ट्र था। अब इस चक्रकूट राष्ट्र को अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे राजपूत ताम्रपत्र मिलता है आपको, राजपूत ताम्रपत्र में इसको चक्रकोट्य मंडल कहा जाता था, चक्रकोट्य मंडल। ये राजपूत ताम्रपत्र किसका है, तो याद रखिएगा मधुरांतक देव का है। मधुरांतक देव ने चक्रकूट राष्ट्र को क्या कहा है, चक्रकोट्य मंडल। जबकि सोमेश्वर देव के कुरुसपाल अभिलेख से पता चलता है कि ये क्या था, चक्रकूटाधीश्वर। इसको चक्रकूटाधीश्वर कहा जाता था। ये आपके किससे पता चलता है, कुरुसपाल शिलालेख या कुरुसपाल अभिलेख किसका है, तो सोमेश्वर देव प्रथम का। इसके बाद मासक देवी एक आती है, मासक देवी का तेलुगु शिलालेख, उसमें इसको चक्रगोट्टा कहा गया है। तेलुगु शिलालेख किसका है अगर पूछा जाए तो मासक देवी का है। और एक नाम आपको मिलता है हरिश्चंद्र देव, जिनका टेमरा का सती शिलालेख है। ठीक है, तो सती स्मारक लेख में इसको चक्रकोट राष्ट्र कहा गया है। अब यही चक्रकोट को अलग अलग नामों से चक्रकोट्य मंडल, चक्रकूटाधीश्वर, चक्रगोट्टा और चक्रकोट राष्ट्र, मैं यहां लास्ट वाले शासक के कारण इसको चक्रकोट राष्ट्र लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग अभिलेखों में इसी चक्रकोट को अलग अलग नामों से उल्लेख किया गया है। अब इस वंश के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, तो जानकारी के स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत होता है, यहाँ के जो संस्थापक या मुख्य राजा मान सकते हैं नृपतिभूषण, उनके द्वारा एक एर्राकोट में तेलुगु अभिलेख लिखा गया था। तेलुगु अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था, नृपतिभूषण। ये कहाँ प्राप्त हुआ है, एर्राकोट में। जानकारी के अन्य स्रोतों में दंतेवाड़ा का तेलुगु अभिलेख, ये मासक देवी के द्वारा जारी किया गया था। राजपूत ताम्रपत्र मधुरांतक देव के द्वारा, कुरुसपाल अभिलेख सोमेश्वर देव के द्वारा, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, इसके अलावा नारायण पाल लेख गुंड महादेवी जो सोमेश्वर देव की माता थी। राजपुर अभिलेख, बारसूल अभिलेख कन्हर देव प्रथम जो सोमेश्वर देव के पुत्र थे। अभी देखिए ये नाम बस थोड़ा सा जान लीजिए, किसके अभिलेख हैं, किसके कौन पुत्र हैं, आगे मैं समझाऊंगा। अभिलेखों में एर्राकोट अभिलेख, दंतेवाड़ा का तेलुगु शिलालेख, एर्राकोट का भी तेलुगु अभिलेख है, याद रखिएगा। उसके बाद राजपूत ताम्रपत्र, कुरुसपाल अभिलेख, नारायण पाल अभिलेख, राजपुर अभिलेख, बारसूर अभिलेख, सोनार पाल अभिलेख और केसर पाल अभिलेख, ये जयसिंह देव का था। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, भैरमगढ़ शिलालेख, बारसूल अभिलेख और टेमरा का सती स्मारक लेख, कुल इतने मिलते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा 28 ताम्रपत्र और क्या शिलालेख प्राप्त हुए हैं, किसके, छिंदक नागवंश के। 28 ताम्रपत्र और शिलालेख किनके प्राप्त हुए हैं, तो छिंदक नागवंश के प्राप्त हुए हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए जितने भी आपको अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें 2 भाषा यूज हुई है। कितनी भाषा यूज हुई है, 2 भाषा। आप देखेंगे ये जो नदी है, इस नदी को कहा जाता है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के अगर उत्तर में मिलता है, इसकी भाषा की अगर बात करें, इंद्रावती नदी के उत्तर में कोई भी ताम्रपत्र, शिलालेख या अभिलेख प्राप्त होता है अगर इंद्रावती नदी के उत्तर में अर्थात इस साइड, तो उसकी जो भाषा रहेगी वो संस्कृत रहेगी और लिपि की बात करें तो वो देवनागरी लिपि रहेगी। जबकि इंद्रावती नदी के दक्षिण में अगर कोई भी अभिलेख या ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं तो उसकी भाषा रहेगी तेलुगु और लिपि क्या रहेगी, तेलुगु लिपि ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या प्राप्त होता है, छिंदक नागवंशीय शासकों के 2 प्रकार की भाषाओं के अभिलेख प्राप्त होते हैं, या तो वो संस्कृत में रहेगा या तेलुगु में। अब ये देख लीजिएगा, जो तेलुगु अभिलेख होगा उसकी भाषा क्या होगी, तेलुगु ही होगी। क्लियर है।
और जो इंद्रावती नदी के दक्षिण में रहेगा उसकी भी भाषा क्या मिलेगी आपको, तेलुगु मिलेगी। ये चीज क्लियर है। अब देखिए ये जो इंद्रावती नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है किसके लिए, छिंदक नागवंश के लिए। छिंदक नागवंश में ये कैसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है मैं उसको थोड़ा आगे आपको बताता हूं। पहले ये अभिलेख आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एर्राकोट का अभिलेख, दंतेवाड़ा का तेलुगु अभिलेख, राजपुर ताम्रपत्र, कुरुसपाल अभिलेख, नारायणपाल अभिलेख, राजपुर अभिलेख, बारसूर अभिलेख, सोनारपाल, केसरपाल, दंतेवाड़ा, भैरमगढ़, बारसूर और टेमरा। आप ध्यान से देखेंगे तो एकमात्र ये बारसूर अभिलेख ऐसा है जो कईयों बार यूज होगा अलग अलग जगह, क्योंकि इसी बारसूर अभिलेख में क्या किया है, गंगा महादेवी ने भी कुछ लिखवा दिया, इसी बारसूर अभिलेख में कन्हरदेव द्वितीय ने कुछ लिखवा दिया, इसी बारसूर अभिलेख में कन्हरदेव प्रथम ने कुछ लिखवा दिया। ठीक है, तो अलग अलग शासकों ने एक ही बारसूर अभिलेख में, एक ही अभिलेख में अलग अलग शासकों ने और उसमें लाइन ऐड करते चले गए हैं। क्लियर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा वंशावली को। छिंदक नागवंशीय शासक में देखिए, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में इसकी दो शाखाएं मिलती थी, ज्येष्ठ शाखा और कनिष्ठ शाखा। जो ज्येष्ठ शाखा है मतलब बड़ी शाखा है, वो उसका जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, वो चक्रकोट मंडल था, जबकि जो कनिष्ठ शाखा या छोटी शाखा थी उसका शासन क्षेत्र था भ्रमरकोट मंडल। अब चक्रकोट मंडल में जो शासक रहेंगे उनका नाम रहेगा नृपति भूषण, और भ्रमरकोट वाले क्षेत्र में जो शासक रहेंगे उनका नाम रहेगा मधुरांतक देव। ये नाम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। हम लोगों ने ये नाम देख लिया है, नृपति भूषण का ज्येष्ठ शाखा में है चक्रकोट मंडल में। नृपति भूषण के एक पुत्र होते हैं, इनका नाम रहता है धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष कहा जाता है, जगदेव भूषण धारावर्ष। और इनके पुत्र होते हैं कौन, सोमेश्वर देव। नॉर्मली देखा जाए तो नृपति भूषण के बाद कौन राजा बनेंगे, धारावर्ष, धारावर्ष के बाद कौन राजा बनेंगे, सोमेश्वर देव। वंशावली ऐसी चलती है राजाओं की। लेकिन इस केस में याद रखिएगा, धारावर्ष जब बीमार पड़ते हैं और उसके बाद जब वो राजकाज संभालने के लायक नहीं रहते, ठीक है, तो उस बीच क्या करते हैं, मधुरांतक देव ना अपना दावेदारी प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, युद्ध करके, यहाँ पे युद्ध करके अपना विजय स्थापित करेंगे। और कौन राजा बन जाएंगे, धारावर्ष के बाद राजा बन जाएंगे मधुरांतक देव। अब मधुरांतक देव लगभग 4-5 साल शासन किए रहते हैं, तब तक सोमेश्वर देव थोड़ा सा लायक हो जाते हैं, युद्ध लड़ने लायक, और मधुरांतक देव से युद्ध करते हैं, मधुरांतक देव का वध कर देते हैं और सोमेश्वर देव जीत जाते हैं, और राजा फिर कौन बनेंगे, सोमेश्वर देव। तो इसलिए राजा बनने का क्रम कैसा रहेगा, नृपति भूषण से धारावर्ष, धारावर्ष से मधुरांतक देव, अब मधुरांतक देव से फिर आते हैं सोमेश्वर देव, इसलिए ये शासक आ जाते हैं। और याद रखिएगा, जब सोमेश्वर देव राजा बनेंगे तो सोमेश्वर देव के समय में भ्रमरकोट मंडल भी किसके अधीन आ गया, सोमेश्वर देव के अधीन। ठीक है, अब ये मंडल कैसा था, तो यहां देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था चक्रकोट मंडल, और ये वाला जो इंद्रावती नदी के ऊपर था उधर था भ्रमरकोट मंडल। नॉर्मली ये नारंगी नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र में था, इस साइड था। यहाँ पे मान लो नारंगी नदी बहती है तो इसके पश्चिम में, ना कि पूर्व में। ठीक है, अगर आपको कभी पूछे भ्रमरकोट मंडल नारंगी नदी के किस दिशा में था, तो पश्चिम दिशा में था, और चक्रकोट क्या है, इंद्रावती नदी के दक्षिण में था। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र था इन दोनों के बीच था। और यहाँ वाले जो भ्रमरकोट में जो मधुरांतक देव हैं, ये क्या करेंगे, जब धारावर्ष को हरा देंगे या सोमेश्वर देव को हरा देंगे तो राजधानी चक्रकोट को या बारसूर को नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एक जगह है राजपुर, इस राजपुर को वो क्या करेंगे, राजधानी बनाएंगे। राजपुर वर्तमान में जगदलपुर के समीप है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो वो राजधानी परिवर्तन कर देंगे, वहां नहीं जाएंगे। अब जानते हैं छिंदक नागवंश में कौन कौन से शासक हुए। छिंदक नागवंशीय शासकों का प्रमुख शासक आपको 10 नाम मिलते हैं। कितने नाम, 10 नाम। याद रखिएगा, इसमें 10 नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे, लगभग 28 ताम्रपत्र और शिलालेख हैं, लेकिन मेन जो शिलालेख है वो है कुरुसपाल अभिलेख। कुरुसपाल शिलालेख याद रखिएगा सोमेश्वर देव प्रथम का है। इसमें 5 पीढ़ी का जानकारी मिलता है। कौन कौन से, इसी से हमको ज्ञात होता है कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, नृपति भूषण थे, उसके पुत्र हुए जगदेव भूषण धारावर्ष, उसके बाद शासक बने मधुरांतक देव, और मधुरांतक देव के बाद शासक बने सोमेश्वर देव प्रथम, जो कुरुसपाल अभिलेख को जारी किए थे। इसके बाद सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र कन्हरदेव प्रथम शासक बने। ये 5 पीढ़ी का हमको उल्लेख मिलता है किससे, कुरुसपाल अभिलेख से। तत्पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं बारसूर अभिलेख। बारसूर अभिलेख में आपको पहले ही बताया भी, इसमें कई अलग अलग शासकों ने उल्लेख करवाया है। तो बारसूर अभिलेख के अनुसार हमको और 5 शासकों का नाम मिलता है, जिसमें से पहला नाम है जयसिंह देव, दूसरा नाम है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, तीसरा नाम जगदेव भूषण नरसिंह देव, चौथा नाम है कन्हर देव द्वितीय, और 5वां और अंतिम शासक हैं हमारे हरिश्चंद्र देव। इस प्रकार से बारसूर अभिलेख में हमको 5 शासकों का नाम मिलता है। बारसूर अभिलेख कौन जारी किया था, तो कन्हर देव
द्वितीय जारी किए थे। तो चौथे नंबर के राजा लोग जो बनाए हैं उसमें ऊपर के 3 और नीचे का भी पता चल जाता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे शासकों का क्रम। सबसे पहले हमारे जो शासक आते हैं नृपति भूषण, जो संस्थापक भी हैं इस वंश के और चक्रकोट मंडल के मुखिया भी हैं। तो इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक था? तो 1023 ईस्वी से लेकर 1042 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख जिसकी तिथि बताई गई है 25 अप्रैल 1023 ईस्वी, या शक संवत में देखा जाए तो 945 शक संवत। इस एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है कि नृपति भूषण चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम के साथ बस्तर आए थे तथा बाद में यहीं बसकर छिंदक नागवंश की स्थापना की। किसके साथ आए थे? तो चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको कभी पूछे छिंदक नागवंशीय शासकों में या छत्तीसगढ़ के ऐसा कौन सा शासक है जो राजेंद्र चोल प्रथम के समकालीन था या उसके साथ काम किया है, तो कौन थे? नृपति भूषण थे। क्योंकि यहाँ छिंदक नागवंश की स्थापना की है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? छिंदक नागवंश के प्रथम शासक या संस्थापक के रूप में माना जाता है। इनकी जो राजधानी रही होगी वो माना जाता है भोगवतीपुरम रही होगी, और साथ ही उपाधि की अगर बात करें तो इनको चक्रकोट का स्वामी या भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि ये धारण करते थे। कौन कौन सी उपाधि? चक्रकोट का स्वामी या भोगवतीपुरेश्वर। क्लियर है? नृपति भूषण के बाद इनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम रहता है जगदेक भूषण धारावर्ष। कई बुक में ये जगदेव लिखा रहता है, तो मैं ये जो जगदेक भूषण है, स्पेशली जगदेक भूषण बोल रहा हूँ, ये आपके राम कुमार बिहार की बुक में जगदेक भूषण ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, जगदेव नहीं है, जगदेक भूषण है, तो इसको जगदेक भूषण ही पढ़िएगा। ठीक है? बेसिकली उनका नाम जो रहता है वो धारावर्ष रहता है। जगदेक भूषण उनकी एक उपाधि रहती है। ठीक है? तो बात करें इनकी उपाधि की, तो इनके पास 2 उपाधियां थी, एक थे राजभूषण और दूसरा जगदेक भूषण। तो जगदेक भूषण धारावर्ष कहा जाता था। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी हो जाएगी बारसूर। इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलता है? तो इनके बारे में हमको 4 अलग अलग शिला लेखों से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से पहला है बारसूर अभिलेख जो कन्हरदेव द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा पोटीनार शिलालेख, नारायणपाल शिलालेख जो इनकी पत्नी गुंड महादेवी द्वारा जारी किया गया था, और कुरुसपाल अभिलेख जो इनके पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा जारी किया गया था। तो 4 अभिलेखों से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है: बारसूर अभिलेख, पोटीनार शिलालेख, नारायणपाल शिलालेख और कुरुसपाल अभिलेख। क्लियर है? अब थोड़ा सा इनके ऊपर मैं एक चीज और आना चाहूंगा। देखिए, जो धारावर्ष नाम है, नोट करके आप इसको याद रख सकते हैं, धारावर्ष, या फिर ये जो नाम है कन्हरदेव, धारावर्ष, ये सब नाम राष्ट्रकूटों से लिए गए हैं। जो राष्ट्रकूट वंश है, भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट, चोल, चेल, तो उसमें से राष्ट्रकूटों से ये नाम आए हैं। वैसे नाम राष्ट्रकूट रखते थे, धारावर्ष, कन्हरदेव टाइप के। जबकि ये जो सोमेश्वर देव हैं, सोमेश्वर देव टाइप का जो नाम है, ये तेलुगु चोड़ वंश से लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, धारावर्ष हुआ या कन्हरदेव, ये राष्ट्रकूटों से लिए गए हैं, जबकि सोमेश्वर देव टाइप का नाम जो है ये तेलुगु चोड़ से लिए गए हैं। ठीक है? तो वास्तव में जो छिंदक नागवंशीय शासक थे उसमें ये धारावर्ष, सोमेश्वर देव, कन्हरदेव ऐसे टाइप के नाम यूज नहीं होते थे। ये दूसरे वंशों से लिए गए नाम है, वहां के कुछ प्रतापी शासकों से लिए गए नाम है। क्लियर है? अब जो जगदेव भूषण धारावर्ष है, इनके बारे में हमको जानकारी जहां जहां से मिलती है उसमें क्या क्या जानकारी पता चलती है? तो सबसे जो प्रमुख जानकारी इनके मिलती है वो है बारसूर अभिलेख। बारसूर अभिलेख में याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। पहला जानकारी क्या मिलती है कि इसमें हमको इनकी पत्नी का नाम गुंड महादेवी पता चलता है और पुत्र का नाम सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव प्रथम क्यों नहीं लिखा है? तो याद रखिएगा, उस टाइम सोमेश्वर देव अकेले थे, उसके बाद द्वितीय वाले सीरीज चालू है। ये प्रथम ही होंगे क्योंकि इनके पीछे प्रथम द्वितीय कुछ नहीं लिखा है। अगर सिर्फ सोमेश्वर देव लिखा है तो सोमेश्वर देव प्रथम है, ऐसा मानकर चलते हैं। तो बारसूर अभिलेख से क्या पता चला? जगदेक भूषण की पत्नी का नाम गुंड महादेवी और पुत्र का नाम सोमेश्वर देव था। अब इसमें और एक चीज हमको पता चलती है इनके सामंत के बारे में। इनके जो सामंत थे उनका नाम था महामंडलेश्वर चंद्रादित्य, जो अम्मा ग्राम का निवासी था। कर्नाटक के अम्मा ग्राम का क्या था? ये निवासी था। सामंत का नाम क्या है? चंद्रादित्य, बहुत फेमस सामंत है। ठीक है? महामंडलेश्वर चंद्रादित्य पूरा नाम था। वो किसी मंडल के मंडलाधिपति थे या महामंडलेश्वर की उपाधि, जैसे हम लोग कलचुरी में देखे हैं वैसे कोई उपाधि रही होगी। ठीक है? इनके द्वारा 2 निर्माण कार्य किए गए। पहला निर्माण कार्य चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, और जब भी ये स्वर ऐसा जुड़ जाए तो मान के चलिए कौन सा मंदिर होगा? शिव मंदिर। अर्थात
चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्येश्वर मंदिर किसने बनाया? तो धारावर्ष के सामंत महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने बनवाया था। दूसरा, चंद्रादित्य मंदिर के बगल में ही चंद्रादित्य सरोवर का भी निर्माण कराया, एक तालाब खुदवाया ताकि जब शिवलिंग में पानी डालना हो तो उस तालाब से ले जाकर पानी डालें। बहुत बड़ा तालाब है चंद्रादित्य सरोवर। और चंद्रादित्य मंदिर किसने बनाया? तो धारावर्ष के सामंत महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने। तो बारसूर अभिलेख से ये सभी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा पोटीनार शिलालेख, नारायणपाल शिलालेख और कुरुसपाल अभिलेख में भी जगदेव भूषण धारावर्ष का उल्लेख मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाएंगे जो इनके स्थापत्य जगदेव भूषण धारावर्ष किए थे, चंद्रादित्य मंदिर। आपको पता होगा चंद्रादित्य या चंद्रादित्येश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो बारसूर में स्थित है। ये मंदिर याद रखिएगा नागर शैली या चंदेल शैली में निर्मित है। नागर शैली और चंदेल शैली में आपको बताया था कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, भोरम देव मंदिर आपका कवर्धा फड़ी नागवंशीय शासक। सेम ये छिंदक नागवंशीय शासकों में नागर शैली और चंदेल शैली प्रयोग की गई थी। इसमें भी कामुकता वाले जो चित्र हैं वो दर्शाए गए थे। इसलिए इस मंदिर को याद रखिएगा, चंद्रादित्य मंदिर को बस्तर का खजुराहो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भोरम देव मंदिर को। बस्तर का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो चंद्रादित्य मंदिर को। वैसे ये मंदिर अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ठीक है, लेकिन जितने भी बचे हुए हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है ये किस शैली में निर्मित थी और इसे एक उपनाम मिला है, कौन सा? बस्तर का खजुराहो। चंद्रादित्य मंदिर के जस्ट पीछे ही, जस्ट बगल में ही आपका चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण किया गया। ये मंदिर है चंद्रादित्य मंदिर। इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? चंद्रादित्य सरोवर। कुछ इस प्रकार से मंदिर से इस टाइप का व्यू दिखाई देता है। ये सरोवर क्या है? चंद्रादित्य सरोवर, जो कि बारसूर में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो धारावर्ष या फिर जगदेव भूषण धारावर्ष के सामंत महामंडलेश्वर चंद्रादित्य द्वारा निर्मित किया गया था। क्लियर है? जगदेव भूषण धारावर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1042 से लेकर 1060 ईस्वी तक था। इतना तक क्लियर है? अब 1060 में क्या होता है? धारावर्ष की थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है। 1060 में धारावर्ष थोड़ा सा बीमार हो जाता है। उस स्थिति में उनकी जो छोटी बहन रहती है जिसका नाम रहता है मासक देवी, तो 1061 से लेकर 1064 ईस्वी तक उनकी धारावर्ष की छोटी बहन मासक देवी का संरक्षण काल चलता है। अब इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो दंतेवाड़ा के तेलुगु अभिलेख से। ये तेलुगु अभिलेख मासक देवी द्वारा जारी किया गया था। दंतेवाड़ा के कौन से अभिलेख? तेलुगु अभिलेख। इसमें हमको क्या पता चलता है कि जब धारावर्ष वृद्ध हुए तो उनकी पत्नी जो गुंड महादेवी थी वो युवा थी और पुत्र सोमेश्वर देव जो थे वो बाल्यावस्था में थे, बच्चे थे, अंडर 18 थे। उनका 18 वर्ष भी नहीं हुआ था, ये आप मान के चलिए। वैसा उस समय अंडर 18 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बस ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाल्यावस्था में थे अर्थात वो युवा नहीं हुए थे। 1060 में जब धारावर्ष की स्थिति ठीक नहीं थी तब युवराज सोमेश्वर देव क्या थे? अल्पायु थे राजा बनने के लिए, राजा नहीं बन पा रहे थे क्योंकि ये क्या हो गए थे? वृद्ध। अब एज के कारण इनकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि ये राजकाट संभाल नहीं पा रहे थे। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर भ्रमरकोट मंडल, आपको याद होगा भ्रमरकोट मंडल अभी बताया था, चक्रकोट मंडल में नृपतिभूषण थे और भ्रमरकोट में थे कौन थे? मधुरांतक देव। तो ऐसी स्थिति पता चली उनके बगल वाले मंडल कौन से? भ्रमरकोट मंडल। तो वहां के जो शासक रहते हैं मधुरांतक देव, वो बोलते हैं कि तुम नहीं चला पा रहे हो तो सत्ता हमें दे दो, हम चला लेंगे। एक ही परिवार से हैं, रिश्तेदारी वाले थे। तो मधुरांतक देव क्या करते हैं? सत्ता की दावेदारी करते हैं। कहाँ वाले को? चक्रकोट को। अब क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री होता है धारावर्ष की छोटी बहन मासक देवी का, और 1061 से लेकर 1064 ईस्वी तक धारावर्ष की जो बहन रहती है मासक देवी, उन्होंने सत्ता का नेतृत्व किया ताकि मधुरांतक देव मत आ जाए। सत्ता हम लोग सिस्टमेटिकली चलाते हैं क्योंकि उनके बड़े भाई क्या थे? वृद्ध हो चुके थे, शासन संभाल नहीं पा रहे थे, और महारानी युवा थी, उनको शासन का ज्ञान नहीं था। राजकुमार क्या थे? बाल्य अवस्था में थे या अल्पायु थे, वो राजकाज संभाल नहीं पाते। इसलिए राजा की बहन ने क्या संभाला था? 4 साल के लिए क्या संभाला? धारावर्ष की बहन मासक देवी। और मासक देवी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। मासक देवी का संबंध किस वंश से है? तो याद रखिएगा छिंदक नागवंश से है। क्लियर है? अब मासक देवी 1064 के बाद मासक देवी की एकाएक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये चली जाती हैं या पिक्चर से ये बाहर हो जाते हैं। मृत्यु नहीं भी होता तो ये पिक्चर से बाहर चली जाती हैं। अब पिक्चर में हमारे आएंगे कौन? मधुरांतक देव। मधुरांतक देव कब आएंगे? 1064 के बाद 1065 से लेकर 1069 ईस्वी तक। मधुरांतक देव के बारे में हमको क्या जानना है? पहला चीज जानिएगा कि ये धारावर्ष का क्या था? संबंधी था। अब
पिता के साइड से था, माता के साइड से था या साला था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इतना है कि धारावर्ष का कोई रिलेटिव था। कौन? मधुरांतक देव। इनके नाम भी मिलते हैं। अन्य नाम में क्या क्या नाम मिलते हैं? भ्रमरकोटच्य राजा, मधुर मंडल का प्रशासक और मदुरै मंडल प्रजापति। और यहीं से मदुरै या मधुर से ही इनका मधुरांतक नाम पड़ा, ऐसा बोला जाता है। मधुर मंडल के प्रशासक के कारण इनको मधुरांतक देव कहा जाने लगा। तो इससे हमको क्या पता चला? धारावर्ष का संबंधी था, साथ ही ये क्या था? भ्रमरकोट मंडल का शासक था या मदुरै मंडल का शासक था, भ्रमरकोट मंडल का राजा था। इस टाइप का जानकारी इनके बारे में मिलता है। इनकी अन्य जो जानकारी मिलती है वो इनके द्वारा जारी किए गए राजपूत ताम्रपत्र से मिलती है। कौन सा ताम्रपत्र? राजपूत ताम्रपत्र, जिसको मधुरांतक देव ने जारी किया था। कहाँ जारी किया था? राजपुर में किया था। इनके राजकीय ध्वज की अगर मैं बात करूं तो छिंदक नागवंशीय शासकों के राजकीय ध्वज में सर्प हुआ करता था, लेकिन ये सर्प वाला राजकीय ध्वज यूज नहीं करेंगे। भ्रमरकोट वाले हैं, ये चक्रकोट वाले नहीं है, तो ये राजकीय ध्वज में परिवर्तन कर देंगे और राजकीय ध्वज में एरावत के पीछे कमल और कदली पत्र डालेंगे। क्या डालेंगे? एरावत जो आप देखेंगे हाथी के पीछे क्या रहेगा? ये आपका कमल मान के चलिए, और यहाँ पे कदली, कदली अर्थात होता है केला, केले के पत्ते, इसका ये यूज करते थे अपने राजकीय ध्वज में। मैप में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये वाला जो मंडल है चक्रकोट है और इधर क्या है? भ्रमरकोट है। तो यहां से ये क्या करेंगे? इधर चक्रकोट में आक्रमण कर देंगे और इसको जीत जाएंगे। तब सोमेश्वर देव इनको हरा नहीं पाते हैं, लेकिन शासन चक्रकोट पे नहीं संभालेंगे। संभालेंगे शासन कहां? राजपुर में। और इसी राजपुर में ताम्रपत्र जारी करेंगे। कौन सा? राजपुर ताम्रपत्र, जो किनके द्वारा जारी किया गया था? मधुरांतक देव। राजधानी भी कहां रहेगी? तो राजपुर रहेगी। क्लियर है? मधुरांतक देव के बारे में हम लोग समझते हैं। इनका जो राजपुर ताम्रपत्र है उसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। राजपुर ताम्रपत्र के अनुसार 1064 ईस्वी के पश्चात सोमेश्वर देव प्रथम और भ्रमरकोट मंडल के शासक मधुरांतक देव के मध्य सत्ता संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें मधुरांतक देव क्या हुए? विजयी हो गए। आपको पता होगा 1064 के बाद मासक देवी का पिक्चर से वो बाहर चली जाते हैं। उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता कि उनका देहांत हो गया या वो सत्ता छोड़ देती हैं, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इतना पता चलता है कि सोमेश्वर देव और मधुरांतक देव के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और उसमें मधुरांतक देव क्या हो गए? विजयी हो गए। विजयी होने के पश्चात उसने राजपुर, जो कि जगदलपुर के समीप था, वहां से रहकर शासन किया। राजपुर में शासन करने का रीजन क्या है पता है? उसको भय था कि अगर वो चक्रकोट में शासन करेगा तो यहाँ कोई विद्रोह हो जाएगा, इसको कोई धोखे से मार न दे, इसलिए इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया मधुरांतक देव ने। अब ये राजपुर ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कोई बड़ा चीज नहीं है, तो बड़ा चीज है राजपुर ताम्रपत्र में। क्या? राजपुर ताम्रपत्र में हमको क्या पता चलता है? तो याद रखिएगा, इसमें नरबली हेतु राजपुर को दान देने का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द नरबली, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा ताम्रपत्र है जिसमें नरबली प्रथा का वर्णन मिलता है। कौन सी प्रथा? नरबली प्रथा। और जिस नर की बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था। ये वर्ड थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग काकतीय जब पढ़ेंगे तो मेरिया विद्रोह भी पढ़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि मेरिया क्यों कहा जाता था, वो नरबली। ठीक है, तो इसको तब मैं लिंक करूंगा। अभी बस ये याद रखिए कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा ताम्रपत्र जिसमें नरबली प्रथा का वर्णन मिलता है, वो कौन सा ताम्रपत्र है? राजपुर ताम्रपत्र। किसके द्वारा जारी किया गया था? मधुरांतक देव के द्वारा। तो वहां से हमको लिखित साक्ष्य मिलता है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में तत्कालीन समय में नरबली प्रथा प्रचलित थी और उस नरबली के लिए राजपुर को दान में किसने दिया था? मधुरांतक देव ने दान में दिया था और वहां से वो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। मधुरांतक देव ने एक उपाधि भी धारण की थी। वो उपाधि कौन सी थी? भ्रमरकोटच्य का राजा या मधुर मंडल का सत्ताधिकारी। मधुर मंडल का सत्ताधिकारी कारण इसको मधुरांतक देव कहा जाता था। अब यहाँ पे ये चूंकि किसको हराए हैं? सोमेश्वर देव प्रथम को। अब सोमेश्वर देव प्रथम धीरे से क्या होंगे? 1069 ईस्वी के बाद सोमेश्वर देव अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेंगे और उसके बाद इनके ऊपर हमला करते हैं। सबसे पहला काम रहेगा सोमेश्वर देव का क्या? 1079 ईस्वी के पश्चात भ्रमरकोट मंडल के जो शासक मधुरांतक देव हैं उनके ऊपर सोमेश्वर देव प्रथम क्या कर देते हैं? सत्ता संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं, मतलब मैं ही राजा बनूंगा। मधुरांतक देव चूंकि 4 साल राजपाट देख चुके थे तो वो क्या करते हैं? भोग विलास में लिप्त हो जाए रहते हैं, इसलिए मधुरांतक देव क्या करते हैं? चोलों की सहायता लेते हैं। सेम सोमेश्वर देव को लगता है कि अगर चोल आते हैं तो चोलों के प्रतिद्वंदी कौन है? चालुक्य। तो सोमेश्वर देव चालुक्यों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कौन जीतेगा फाइनल? तो सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव को हराया ही नहीं बल्कि उसका क्या कर दिया?
वध कर दिया, ताकि इन फ्यूचर वो किसी के साथ गठबंधन करके मुझे हरा ना सके। और मधुरांतक देव से पारिवारिक दुश्मनी भी थी, संबंधी था, अब रिलेटिव था, उसके बावजूद उनको हराकर उनके जो राज्य है उस पर ये शासन करना चाहा। इसलिए सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव की हत्या ही कर दी, उनका वध कर दिया। इस प्रकार सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त की और अपना जो पुराना बदला है, उनकी जो पुरानी राइवलरी थी एक संबंधी मधुरांतक देव के साथ, वो पूरी कर ली। अब थोड़ा सा इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में आते हैं। इनके जो पिता रहते हैं, सोमेश्वर देव के पिता का नाम रहता है जगदेव भूषण धारावर्ष। जगदेव भूषण, याद रखिएगा, जगदेव भूषण है, जगदेव भूषण, या फिर कहीं कहीं जो आपको मैं पहले बताया था जगदेव भूषण धारावर्ष। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है गुंड महादेवी। बुआ इनकी है मासक देवी। देखे थे संरक्षण काल में इनकी जो पिता थे धारावर्ष की जो बहन मासक देवी, उनके संरक्षण काल में रहे हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी का उल्लेख मिलता है गंग महादेवी। पुत्र इनके कन्हर देव और पौत्र जयसिंह देव। इन सब के बारे में हमको अभिलेखों में जानकारी मिल जाती है। इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, बुआ कौन थे, पत्नी, पुत्र, पौत्र, ये सब लिंक हो जाते हैं। इसके अलावा इनके सेनापति के बारे में उल्लेख मिलता है। इनके जो सेनापति रहते हैं यशोराज प्रथम। देखिए, धारावर्ष के सेनापति आपने नहीं जाना, ना है नृपतिभूषण के, लेकिन इनके सेनापति क्यों जान रहे हैं, तो यशोराज प्रथम बहुत प्रतापी सेनापति हुए किनके, सोमेश्वर देव प्रथम के। लगभग इन्होंने 9 अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध किया, 9 क्षेत्र, और रिकॉर्ड है 9 के 9 क्षेत्रों में ये क्या हो गए, विजयी हुए। भले ही उसमें सोमेश्वर देव गए या नहीं गए ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपके यशोराज प्रथम हर युद्ध में थे और हर युद्ध को विजय प्राप्त किए। किसके माध्यम से, यशोराज प्रथम जो सेनापति थे। इसलिए इतिहास में इनका नाम अमर हो जाता है। सोमेश्वर देव प्रथम के सेनापति कौन है अगर पूछा जाए तो यशोराज प्रथम। जो सोमेश्वर देव हैं इन्होंने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, नॉर्मली सब राजा लोग करते हैं। जैसे कौन कौन सी उपाधि, पहली उपाधि थी महाराजाधिराज, दूसरी थी परम भट्टारक, तीसरी परम महेश्वर और चौथी भोगवती पुरेश्वर। ये इंपॉर्टेंट है। परम महेश्वर, याद रखिएगा, परम महेश्वर या परमेश्वर जो होते हैं ये उपाधि कौन धारण करते हैं, शिव भक्त। तो इससे हमको ये पता चल गया कि सोमेश्वर देव प्रथम जो थे वो शिव भक्त थे, शैव धर्मावलंबी थे। आपको मैं बता दूं, छिंदक नागवंशीय शासक वैष्णव भी मिलेंगे और शैव भी मिलेंगे। जैसे फड़ी नाग में हम लोग देखे थे, वहां के जितने शासक हैं शैव धर्मावलंबी थे, जबकि छिंदक नागवंश में वैष्णव धर्मावलंबी भी मिलेंगे और शैव धर्मावलंबी भी मिलेंगे। तो इनकी उपाधि कौन कौन सी थी, महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर या परम महेश्वर और भोगवती पुरेश्वर। इस भोगवती पुरेश्वर से जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनकी जो राजधानी रही होगी वो भोगवतीपुर रही होगी, और उस भोगवतीपुर के ईश्वर या उसके स्वामी कहे जाते हैं, इसलिए ये उपाधि धारण करते थे भोगवतीपुरेश्वर। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ये जो भोगवतीपुर है ये नारायणपाल, कुरुसपाल, टेसरा और बोदरा के समीप का कोई स्थल रहा होगा, जो अभी वर्तमान में ज्ञात नहीं है, लेकिन ये इस आसपास का कोई क्षेत्र है जो भोगवतीपुर नाम से रहा होगा। अब जितना चीज मैं आपको बताया ये सब हमको पता कहाँ चलता है, तो पता चलेगा इनके जानकारी के स्रोतों से। छिंदक नागवंशीय शासकों में सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो सोमेश्वर देव प्रथम से प्राप्त होती है। सोमेश्वर देव प्रथम का पहला जो खुद का कुरुसपाल अभिलेख है, इसमें लगभग 90% जानकारी हमको सोमेश्वर देव के बारे में यहीं से मिल जाती है। इसके अलावा और भी अभिलेख हैं, लगभग 10 से 12 अभिलेख हैं जिसमें सोमेश्वर देव प्रथम का उल्लेख मिलता है। जैसे कि नारायणपाल अभिलेख जो इनकी माता गुंड महादेवी द्वारा जारी किया गया था, राजपुर अभिलेख जो इनके पुत्र कन्हर देव प्रथम द्वारा जारी किया गया था, सोनारपाल शिलालेख इनके पौत्र अर्थात इनके नाती जयसिंह देव के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा केसरपाल अभिलेख, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख जगदेव भूषण नरसिंह देव के द्वारा, भैरमगढ़ शिलालेख ये भी जगदेव भूषण नरसिंह देव के द्वारा, बारसूर अभिलेख कन्हर देव द्वितीय के द्वारा, टेमरा सती स्मारक लेख हरिश्चंद्र जो अंतिम शासक हैं उनके द्वारा। इन सभी अभिलेखों में सोमेश्वर देव प्रथम का उल्लेख मिलता है। मतलब मान के चल सकते हैं कि इस वंश के क्या रहेंगे, ये प्रतापी शासक रहेंगे। साथ ही इनको सब लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं और इनका उल्लेख करते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तो इन सब अभिलेखों से हमको सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, छिंदक नागवंश शासकों में सबसे बड़ा नाम होता है सोमेश्वर देव प्रथम, सबसे सर्वाधिक प्रतापी शासक माने जाते हैं। अब जो जानकारी के स्रोत हैं इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताया था 90% जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कुरुसपाल अभिलेख। थोड़ा सा कुरुसपाल अभिलेख में चले जाते हैं, ये अभिलेख हमको क्या क्या जानकारी देते हैं।
कुरुषपाल अभिलेख में पहला चीज की सर्वाधिक जानकारी जो सोमेश्वर देव के बारे में प्राप्त होती है वो इसी से प्राप्त होती है। यह अभिलेख की एक खराबी आप बोल सकते हैं या कमी बोल सकते हैं, यह अभिलेख तिथि विहीन है। अगर आपको पूछे सोमेश्वर देव का कौन सा अभिलेख है जो तिथि विहीन है, तो ये उसका तिथि विहीन अभिलेख है, कुरुषपाल अभिलेख। इसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है। कुरुषपाल अभिलेख की भाषा कैसी है, तो याद रखिएगा इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि है। इसका अर्थ क्या है, कुरुषपाल क्या मिलेगा आपको, इंद्रावती नदी के उत्तर में मिलेगा। इस अभिलेख में याद रखिएगा कुल 39 पंक्तियां हैं, 39 लाइन है। ऐसे करके अलग अलग आप लाइन देखेंगे तो कितनी लाइन है, 39 लाइन है। इस 39 लाइन में उन्होंने क्या किया है, अपने जो साम्राज्य विस्तार है, विजय अभियान है, उसका विवरण दिया है। कुरुषपाल अभिलेख में उन्होंने बताया है कि इधर को मैं जीता, उधर को मैं जीता, ये गांव मेरा, वो उस राजा को हराया, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। किसमें, कुरुषपाल अभिलेख में। कितनी लाइन है, 39 पंक्तियां हैं। इसी कुरुषपाल अभिलेख में इनके पिता तथा पुत्र की भी जानकारी मिलती है। इनके पिता कौन थे, तो धारावर्ष थे, जगदेव भूषण धारावर्ष, और पुत्र कौन थे, कन्हरदेव प्रथम। तो इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इसी अभिलेख से इनके द्वारा मधुरांतक देव का वध करने का भी उल्लेख है। जो आपको मैं स्टोरी पहले ही बता चुका हूं, मधुरांतक देव को आते ही पहले क्या करेंगे, उसको मार देंगे, ठीक है। तो उसका उल्लेख भी किसमें मिलता है, कुरुषपाल अभिलेख में मिलता है। साथ ही इस अभिलेख के द्वारा मधुरांतक देव को मारने के पश्चात इन्होंने राज्याभिषेक जो अपना किया था उसका भी उल्लेख मिलता है, किसमें हमको, कुरुषपाल अभिलेख से। अब कुरुषपाल अभिलेख में जो 39 पंक्तियां हैं जिसमें साम्राज्य विस्तार और विजय अभियान का विवरण दिया गया है, उसमें उन्होंने क्या क्या विजय किया भाई, इतना 39 लाइन दे दिए। तो याद रखिएगा इसमें उन्होंने उड्र विजय, वेंगी विजय, लेमड़ा विजय, लंजी विजय, रतनपुर विजय और पुनः वेंगी पर आक्रमण करेंगे। उसके बाद भद्रपत्तन विजय, वज्र विजय और कौशल के राजाओं से युद्ध किया। इन सब का विस्तार से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इनसे युद्ध किया और इनको हरा दिया, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्लियर है। अब एक एक विजय को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कहानी आजकल अगर एग्जाम में डीप भी पूछता है तो आपको एकदम डीपेस्ट पता रहे, डीप नहीं डीपेस्ट, उससे भी अंदर की बातें पता रहे। पहला है इनका उड्र विजय अभियान। सबसे पहला विजय अभियान उड्र वर्तमान का उड़ीसा वाले क्षेत्र में रहा होगा। 15वीं पंक्ति में इसका उल्लेख है। कुल 39 पंक्तियां हैं। 39 पंक्तियों में 15वीं पहली पंक्तियों में आपको बताया मैं, मधुरांतक देव का वध कराया, फिर उसके बाद राज्याभिषेक किया, अपने पिता अपने पुत्र, इन सब का बारे में उल्लेख करेंगे। और 15वीं पंक्ति से अपना चालू करेंगे, किसके लिए, जहां जहां विजय अभियान चलाए हैं। तो 15वीं पंक्ति में किसका उल्लेख है, उड्र विजय का उल्लेख है। उड्र वर्तमान का उड़ीसा वाला क्षेत्र है। इस समय सोमवंशीय शासक उद्योत केसरी महाभौगुप्त चतुर्थ, इनको ये क्या करेंगे, परास्त करेंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है उड्र राय महिषा ग्रमहेसह, ऐसा कुछ इन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है। उड्र राय महिषा ग्रमहेसह, अर्थात जो उद्योत केसरी महाभौगुप्त चतुर्थ थे, उड्र के राजा, वो महिषासुर की तरह थे। इनको कैसा मान रहे हैं, जो भैंस में चलने वाला होता है, महिषासुर, उसके समान थे। उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था। ऐसा किसमें कहा गया है, उड्र विजय अभियान में। उड्र राय महिषा ग्रमहेसह। उड्र विजय के बाद ये दक्षिण की ओर विजय अभियान चलाएंगे, वो है वेंगी विजय। आंध्र में जाएंगे ये। 15वीं पंक्ति में उसका भी उल्लेख है वेंगी विजय का। इसमें सोमेश्वर देव ने वेंगी पर 2 बार आक्रमण किया था। 2 अलग अलग बार मैं आपको बताया था, पहले उड्र, फिर वेंगी, फिर लेमड़ा, लंजी, रतनपुर, और फिर आ जाएंगे कहाँ, वेंगी। वेंगी में 2 बार आक्रमण करेंगे। तो 2 बार का मैं एक ही बार बता रहा हूँ, ठीक है। वेंगी विजय अभियान के बारे में 15वीं पंक्ति में उल्लेख है, जिसमें वेंगी पर उन्होंने 2 बार आक्रमण किया। प्रथम बार वीर चोड़ को परास्त कर दिया। यहाँ के जो शासक रहेंगे वेंगी के, कौन, वीर चोड़। जो सोमेश्वर देव हैं वो वेंगी को जला देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वेंगी को जलाने का उनका इंटेंशन था। वेंगी जलाना ये इसलिए था क्योंकि वेंगी के जो शासक थे, इनके उत्तर वाले जो शासक रहे होंगे पहले, नृपति भूषण या उससे पहले के शासक, तो वेंगी वाले आकर इनको क्या करते थे, परेशान करते थे। उसका बदला पैतृक गुस्सा था, आप बोल सकते हैं पुरानी रंजिश थी, उसके कारण ये वेंगी को जला ही देते हैं। तीसरे बार ये चले जाते हैं लेमड़ा में। लेमड़ा विजय, इसके लिए 2 अलग अलग हमारे इतिहासकारों में मतभेद है। याद रखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ डॉक्टर हीरालाल शुक्ल का। लेमड़ा विजय में हीरालाल शुक्ल जी कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिले का जो है लवन है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं लेमड़ा जो है वो बालाघाट के समीप है। तो मैं हीरालाल शुक्ल जी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। लेमड़ा अर्थात छत्तीसगढ़ वाला लवन है, बालाघाट वाला लवन। लेमड़ा का अर्थ लवन ही है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार का है या बालाघाट का है, इस पर मतभेद है। तो लवन में विजय करेंगे, लेमड़ा विजय 15वीं पंक्ति में इसका भी उल्लेख है। इसके बाद अगले बार जाएंगे वो लेमड़ा के बाद कहाँ जाएंगे, लंजी विजय।
लंजी बालाघाट में ही है, ठीक है। अब ये लंजी जो है इसमें याद रखिएगा बालाघाट वाला क्षेत्र त्रिपुरी के समीप था, और त्रिपुरी में तब राजा हुआ करते थे राजा यशकर्ण। त्रिपुरी नरेश कौन थे? बालाघाट वाले क्षेत्र में यशकर्ण, और उनके एक सामंत यहाँ रहे थे। लंजी में कौन थे? त्रिपुरी नरेश के सामंत हुआ करते थे यहाँ बालाघाट वाले जो लंजी वाले हैं, ठीक है। तो त्रिपुरी नरेश यशकर्ण के सामंत को भी किसने परास्त कर दिया? सोमेश्वर देव प्रथम ने। 4 विजय अभियान देखे, उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी। याद रखिएगा, उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी। अब मैप में थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूं आपको कहां कहां पे क्या है। ये कुरुसपाल अभिलेख से हमको पता चल रहा है ना। तो कुरुसपाल अभिलेख में ये जो चक्रकोट है, इस चक्रकोट से सबसे पहला अभियान चलाएंगे किसके ऊपर? उड्र विजय। उड्र अर्थात कहां? आपका वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र। उड्र विजय करेंगे और यहां आक्रमण कर देंगे, और यहां के जो शासक रहेंगे कौन? सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ, इसको परास्त कर देंगे। याद रखिएगा, सबको मारते नहीं है ना, परास्त कर देते हैं, उनको शासन करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या दें उनको? टकौली, जो टैक्स है, आप टैक्स बोल सकते हैं। तो सबको मारते नहीं थे, राजधानी सबका जलाते नहीं थे, टैक्स लेकर उनको छोड़ देते थे। दूसरे नंबर पर आक्रमण उड्र विजय के बाद ये चले जाएंगे कहां? वेंगी अर्थात दक्षिण में, आंध्रा वाले क्षेत्र में ये वेंगी विजय करेंगे, और यहां तब शासक होते हैं वीरचोड़। वेंगी में याद रखिएगा 2 बार आक्रमण करेंगे। पहली बार वेंगी में आक्रमण करेंगे, वीरचोड़ को परास्त कर देंगे। दूसरी बार वेंगी में जब आक्रमण करेंगे तो वेंगी को ही क्या कर देंगे? इसको जला देंगे, वेंगी जल जाएगा, तो वेंगी जला दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरे बार आक्रमण कहां जाएंगे? तो तीसरे बार चले जाते हैं लेमड़ा। लेमड़ा कहां है? तो हम लोग मान के चलते हैं छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिले का लवन। इस लेमड़ा पर विजय अभियान चलाएंगे, और यहाँ के जो शासक रहेंगे उनको भी क्या कर देंगे? परास्त कर देंगे। इसके बाद लेमड़ा से देखते हैं कि एक क्षेत्र आता है लंजी। लेमड़ा से वो सीधा चले जाएंगे, लेमड़ा से वो चक्रकोट वापस नहीं आएंगे, लेमड़ा से चले जाएंगे लंजी। लंजी जो है वो बालाघाट में है, बालाघाट के समीप है, लांजी गांव है कभी, तो वहां के लिए विजय अभियान चलाएंगे। और लांजी में तब तत्कालीन त्रिपुरी शासक यशकर्ण का क्या था? एक सामंत यहाँ शासन करता था, तो उसको भी क्या कर देंगे? ये परास्त कर देंगे। तो इस प्रकार से 4 हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा? उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लांजी। ये चारों हो गए, उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लांजी। लंजी या लांजी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये वेंगी को और मैं पुनः नहीं बताऊंगा, इसको मैं बता चुका। तो अब रतनपुर, भद्रपत्तन, वज्र और कोसल, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे रतनपुर विजय। रतनपुर और कोसल 2 बार उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। कोसल से तात्पर्य दक्षिण कोसल ही है, और रतनपुर दक्षिण कोसल की राजधानी हुआ करती थी तब। तो रतनपुर का उल्लेख किसमें है? 16वीं पंक्ति में है। इसमें क्या कहता है? कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को इन्होंने परास्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोमेश्वर देव प्रथम ने किसको हराया है? पृथ्वीदेव प्रथम को। क्लियर है। और रतनपुर को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। यहाँ पे इनके लिए स्पेशली 16वीं पंक्ति में उल्लेख है रत्नपुर पद्महेभा। इसका जो अर्थ होता है वो क्या है? रत्नपुर पद्महेभा का, रत्नपुर को या रतनपुर को जिस प्रकार हाथी कमल के पुष्प को कुचल देता है, उसी प्रकार मैंने कुचल दिया या तहस नहस कर दिया, ऐसा उल्लेख करते हैं कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। रत्नपुर पद्महेभा। तो सोमेश्वर देव ने यहां ध्यान से देखिएगा, रत्नपुर को अभी क्या कर दिया? रतनपुर को तहस नहस कर दिए हैं। अभी प्लॉट क्रिएट हो रहा है ना। इसके बाद ये चले जाएंगे कहां? वज्र विजय में। वज्र विजय जो है ये वर्तमान वैरागढ़ या फिर जो चंद्रपुर जिला है महाराष्ट्र का, वहां पे है वज्र। इसका उल्लेख 19वीं पंक्ति में होता है, 19वीं पंक्ति में इसका उल्लेख है वज्र विजय का। इसके बाद चले जाते हैं, अगला विजय अभियान रहेगा भद्रपत्तन विजय, जो भांडक है महाराष्ट्र, भांडक नगर आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र में, वो पहले भद्रपत्तन के नाम जाना जाता था, वहां उसका भी उल्लेख 19वीं पंक्ति में है। इसके बाद पुनः चले जाएंगे कहां? कोसल। इस कोसल का उल्लेख किसमें होता है? तो 20वीं पंक्ति में होता है। और जब कोसल से तात्पर्य आपका ये वाला जो दक्षिण कोसल है उसी में है। इसमें 20वीं पंक्ति में उल्लेख करते हैं कि दक्षिण कोसल के 6,96,000 गांवों पर ये क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। इस प्रकार से ये अलग अलग विजय अभियान चलाते हैं। तो आप इसमें 2 जगह, एक है आपका वेंगी और दूसरा है कोसल, जिस पर 2-2 बार आक्रमण करेंगे। दूसरी बार में वेंगी को जला देंगे और दूसरी बार में कोसल के 6,96,000 गांवों पर अपना अधिकार कर लेंगे। अब इसको भी मैप में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने उड्र, वेंगी, लेमड़ा और लांजी ये देख लिया था। अगला जो हम लोग देखे थे वो था रतनपुर। रतनपुर विजय करेंगे। कहां से? लांजी से चले जाएंगे रतनपुर। लेमड़ा से गए थे कहां? लांजी। लांजी से चले जाएंगे रतनपुर। रतनपुर विजय में इस समय शासक हुआ करते हैं पृथ्वीदेव प्रथम। इनको परास्त कर देंगे और
एक शब्द इनके लिए लिखा गया है रत्नपुर पद्महेभ, मतलब जिस प्रकार हाथी कमल के पुष्प को रौंद डालता है उसी प्रकार रत्नपुर को मैंने तहस नहस कर दिया, ऐसा उल्लेख करते हैं। रतनपुर के बाद ये पुनः कहां चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे वज्र विजय में। रतनपुर के बाद वापस आएंगे और यहां से जाएंगे वज्र। वज्र कहां है, तो याद रखिएगा बैरागढ़ महाराष्ट्र। आपका आप बोल सकते हैं चंद्रपुर जिला, अभी का चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का, वहां पे है ये वैरागढ़, और वैरागढ़ में है वज्र, पुराना वज्र, तो वहां पे ये वज्र विजय अभियान चलाएंगे। वज्र से आएंगे और वज्र के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे तो एक जगह मिलता है, कौन सा, भद्रपत्तन, महाराष्ट्र में है, जिसको अभी भांडक नगर के नाम जानते हैं। तो ये भांडक नगर या भद्रपत्तन में भी वो वज्र से डायरेक्ट आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद वो पुनः कहां करेंगे, तो आपको पता होगा कौशल में करेंगे, और यहां से 6,96,000 गांव को क्या कर लेंगे, अपने अधिकार में ले लेंगे। 6,96,000 गांव को। उड्रवेंगी, लेमड़ालंजी, रतनपुर, भद्रपत्तन, वज्र और कौशल, इस प्रकार से इनका विजय अभियान रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो 8वीं बार कौशल में विजय अभियान चलाते हैं तो उसका थोड़ा सा मैं प्लॉट आपको बता देता हूं। यहां मान के चलिए, यहां आपका क्या है, कौशल, और इस समय यहां के शासक कौन है, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम को पहली बार जब गए थे तो वो रतनपुर को कमल पुष्प की तरह रौंद डाला था। दूसरी बार गए तो वहां के 6,96,000 गांवों को भी अपने अधिकार में कर लिया। पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र कौन होते हैं, जाज्जल्य देव प्रथम, आपको याद होगा जाज्जल्य देव प्रथम, गत शार्दुल। और यहाँ पे कौन है, सोमेश्वर देव प्रथम। थोड़ा सा स्टोरी में बता दे रहा हूँ, स्टोरी ही है बस। अब सोमेश्वर देव 2 बार से आक्रमण कर चुके हैं, एक बार रतनपुर को रौंद डाले हैं, दूसरी बार वहां के जितने गांव हैं उसको अपने कब्जे में ले लिए हैं। जाज्जल्य देव जब इधर राजा बनते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण। पुराना बदला है, राइवलरी है, ठीक है। सोमेश्वर देव को हरा देंगे। 8वां बार आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, कौशल में, लास्ट कौशल के बाद और आक्रमण करने लायक बचे नहीं, क्योंकि जाज्जल्य देव इधर से क्या कर देते हैं, आक्रमण, और सोमेश्वर देव को क्या कर देंगे, हरा देंगे, मारेंगे नहीं, हरा देंगे। हराने के बाद इनकी जो पत्नी रहती हैं, इनके पुत्र रहते हैं, इनकी माता रहती हैं, जितने लोग रहते हैं इनके परिवार में, सबको उठाकर ले आते हैं कहाँ, रतनपुर, और इनको बना लेते हैं क्या, बंदी, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। पूरा घर भर को ले आएंगे, परिवार, नाता, रिश्ता सब बंदी बन जाएंगे। क्लियर है। अब यहां से इनकी जो माता रहती है गुंड महादेवी, गुंड महादेवी जी जो हैं वो क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किससे, जाज्जल्य देव से। क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको छोड़ दो। तो जाज्जल्य देव क्या करते हैं, उनकी माता के कहने पर वो आश्वासन देते हैं कि और मेरा पुत्र इधर हमला नहीं करेगा, बढ़िया से अपने राजपाट को चलाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। ऐसा कौन कहते हैं, उनकी माता कहते हैं, गुंड महादेवी। और गुंड महादेवी के कहने के कारण जाज्जल्य देव ने सोमेश्वर देव को सब परिवार छोड़ दिया, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा राजा आपने देखा होगा जिसने अपने शत्रु को सपरिवार छोड़ दिया हो, ऐसा उल्लेख मिलता है जाज्जल्य देव के अभिलेखों में, कि इतने महान राजा कि जो शत्रु है उसको भी सपरिवार छोड़ दे, ऐसा महान राजा आपने कहीं देखा है क्या, ऐसा करके उनका बड़ाई किया गया है। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गया। अब यहाँ से सोमेश्वर देव का हमारा खत्म हो जाता है स्टोरी। कुरुषपाल शिलालेख में अपनी प्रशंसा की है, लेकिन नारायणपाल लेख में इनकी माता बताती हैं कि जो नारायणपाल का विष्णु मंदिर है वहां के लेख में इनकी माता बताते हैं कि इनके जो पुत्र होते हैं कन्हड़ देव, उनको विरासत के रूप में प्राप्त होता है ये पूरा जागीर। तो इस प्रकार से सोमेश्वर देव के बारे में हमको पता चलता है कुरुषपाल से, नारायणपाल से, राजपूत, सोनारपाल, केसरपाल, दंतेवाड़ा, भैरमगढ़, बारसूर और टेमरा सती स्मारक लेख से। ये सब लेख हैं, धीरे धीरे आप याद करेंगे तो वही नाम आपको बार बार रिपीट दिखेंगे, इतने ही कुछ लेख हैं। अब बात करते हैं सोमेश्वर देव के स्थापत्य के बारे में, क्या क्या चीजें इन्होंने बनवाया। तो पहला चीज बनवाया अपनी माता के लिए नारायणपाल का विष्णु मंदिर। सोमेश्वर देव द्वारा उनकी माता गुंड महादेवी का भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को देखकर यह मंदिर निर्मित करवाया गया था। अब यहाँ पे 2 कहानी मिलती हैं, दोनों कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कहानी के अनुसार नारायणपाल का विष्णु मंदिर जो है ये गुंड महादेवी ने बनवाया था। किसके बाद, तो सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के बाद पहला स्टोरी मिलता है। दूसरा स्टोरी कहता है कि नारायणपाल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, सोमेश्वर देव ने बनवाया था अपनी माता की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति को देखकर, क्योंकि वहां विष्णु मंदिर नहीं था और उनकी माता जो थी वो वैष्णव भक्त थी, तो उनकी भक्ति को देखकर सोमेश्वर देव ने क्या करवाया था, अपनी माता के लिए मंदिर बनवाया था। 2 अलग अलग स्टोरी मिलती हैं, लेकिन याद रखिएगा नारायणपाल का जो मंदिर है वहां जो शिलालेख मिलेगा वो शिलालेख किसका रहेगा, तो गुंड महादेवी का रहेगा, नारायणपाल शिलालेख। दूसरा इनका स्थापत्य सोमेश्वर देव का मिलता है बारसूर का
बत्तीसा मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है, बारसूर में। ये सोमेश्वर देव द्वारा स्वयं तथा अपनी पत्नी गंगा महादेवी द्वारा भगवान शिव की पूजा हेतु निर्मित करवाया गया था। वास्तव में इस प्रकार का इसका डिजाइन है। यहाँ पे एक खंभा 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16 इधर हो गया। सेम ऐसा यहाँ पे है 16 दूनी 32। तो इधर देखेंगे तो यहाँ पे 8 खंबे हैं, इस साइड देखेंगे तो 4 खंबे हैं, 8 चौक 32। यहाँ ये मंडप हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो गर्भगृह है, दोनों में गर्भगृह है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक शिवलिंग है और यहाँ एक शिवलिंग है। तो क्या मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है, जो बारसूर का बत्तीसा मंदिर था ये जुड़वा मंदिर है। मतलब यहाँ पे 2 भगवान शंकर हैं, 2 यहाँ पे नंदी बैठेंगे बीच में। एक में कहा जाता है कि एक में राजा स्वयं जाते थे, एक में रानी जाती थी। रानी से तात्पर्य गंगा महादेवी। तो ये मंदिर ऐसा था कि दोनों वेट नहीं करते थे। क्लियर है। तो पहला हमारा स्थापत्य में देखें सोमेश्वर देव प्रथम का, तो वो कौन सा है, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, जो इनकी माता गुंड महादेवी हेतु इन्होंने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की इस प्रकार की मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। अगला है बारसूर का बत्तीसा मंदिर। अब आप इमेज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ यहाँ है, तीसरा स्तंभ यहाँ है, चौथा स्तंभ यहाँ है। एक साइड में आपको देखेंगे तो 4 स्तंभ हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 का पेयर ये हो गया। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गैप है। सेम इधर 4 का पेयर ये और इधर 4 का। कुल मिलाकर मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये क्या है, 16 इधर है, 16 इधर है, बीच में यहाँ पे गैप है। और आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये नंदी की मूर्ति है और ये भगवान शिव का, दोनों जगह यहाँ एक मंदिर आपको मिलेगा और इधर एक मंदिर मिलेगा। 2 अलग अलग मंदिर हैं। दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक काले रंग की नंदी की प्रतिमा है और दूसरी प्रतिमा आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे है। ठीक है। अंदर में देखेंगे तो कुल कितने स्तंभ हैं, 32 स्तंभ है, 32 खंभे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बत्तीसा मंदिर। हम लोग देखे थे मड़वा महल, जिसमें कितना था, 16 खंभे थे, याद होगा, 16 खंभी महल कहा जाता था। तो ये मड़वा महल का डबल है, इसको इसलिए बत्तीसा कहा जाता है। 32 खंभे है, बत्तीसा मंदिर। और ये हमारा क्या है, शिवलिंग है, जो काले रंग के पत्थर से निर्मित है। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है, पानी डालने पर ये शिवलिंग घूमता है गोल गोल। ठीक है। कितनी सच्चाई है, जो गए होंगे वो लोग पता होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट मैं बता देता हूँ, जो बत्तीसा मंदिर है उसके बारे में। बत्तीसा मंदिर के बारे में पहला फैक्ट क्या है, तो बत्तीसा मंदिर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नगर में स्थित है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में नागवंशी नरेश सोमेश्वर देव प्रथम के काल में बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। यह स्मारक जो है, यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित है। जैसे हम लोग केंद्र संरक्षित स्मारक देखते हैं, राज्य संरक्षित, तो ये राज्य संरक्षित स्मारक है। कौन सा, बत्तीसा मंदिर। इस मंदिर में 32 स्तंभ हैं, जो 8 पंक्तियों में एकदम सावधानी से उकेरे गए हैं और बड़े बड़े केवल पत्थर हैं। ये 8 अलग अलग पंक्ति में आप देखेंगे, 4 4 4 का 8 अलग अलग पंक्ति है। 8 चौक 32 हो गया। इसमें 2 गर्भगृह और 2 शिवलिंग है, अर्थात यह भगवान शिव का क्या है, जुड़वा मंदिर है। आप देखेंगे तो ऐसे ही सेम 2 शिवलिंग दिखेगा, ऐसे ही 2 सेम नंदी दिखेगा बाहर में। तो भगवान शिव का क्या है, जुड़वा मंदिर है। और दोनों गर्भगृह के बाहर क्या है, एकदम सजा धजा काले पत्थर से निर्मित क्या है, नंदी महाराज बैठे हुए हैं। इस मंदिर की अगर दिशा की बात करें, कौन सी दिशा में इसका मुख है, तो मंदिर की दिशा है या मुख का द्वार है पूर्व दिशा की ओर। नॉर्मली आपके मंदिर जो होते हैं, शिव मंदिर पूर्व दिशा की ओर बनाए जाते हैं, इसका मुख रखा जाता है। गांव में भी आप देखेंगे तो गांव के मंदिरों का जो मुख रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर होता है नॉर्मली। इसके अलावा दक्षिण मुखी भी रहते हैं, तो अलग अलग और हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कॉमन जो रहता है वो पूर्व मुखी रहता है। अब समझते हैं सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र कन्हर देव के बारे में। कन्हर देव का जो शासनकाल था वो 1111 ईस्वी से लेकर 1145 ईस्वी तक था। कन्हर देव प्रथम के जो पिता होंगे वो कौन होंगे, सोमेश्वर देव प्रथम होंगे। इनकी माता कौन होंगी, तो इनकी माता होंगी सोमेश्वर देव की पत्नी अर्थात गंगा महादेवी। इनकी जो दादी रहेंगी वो सोमेश्वर देव की माता अर्थात गुंड महादेवी इनकी दादी रहेंगी। और इनके पुत्र का उल्लेख मिलता है जिनका नाम रहता है जय सिंह देव। ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी मिलती है हमको कुरुसपाल अभिलेख से। सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पता चलता है कुरुसपाल अभिलेख में कि सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र कौन है, तो कन्हर देव प्रथम। तो वहां से पता चल गया कि इनके पिता कौन है, सोमेश्वर देव प्रथम। इसके अलावा नारायण पाल अभिलेख जो गुंड महादेवी द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इनकी माता और इनकी दादी का उल्लेख मिलता है। नारायण पाल अभिलेख किसने जारी किया था, तो गुंड महादेवी में ने, जिसमें इनकी माता और इनकी दादी का उल्लेख मिलता है।
नारायण पाल अभिलेख में ही हमको पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात समस्त जो साम्राज्य है वो कन्हर देव को विरासत के रूप में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अगला जो अभिलेख मिलता है वो राजपुर अभिलेख है, जो कन्हर देव प्रथम द्वारा स्वयं जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय हैं उनके सेनापति जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में दंडकारण्य अभियान में चक्रकोट पर आक्रमण कर दिया और कन्हर देव को पराजित किया था। कहा जाता है कि कन्हर देव जो थे वो पराजित होने के बाद यहाँ से भाग गए थे, बाद में फिर आएंगे अलग बात है, लेकिन तब जब हारे तब ये हारकर भाग गए थे। अब अपने अभिलेख में तो नहीं बताएंगे कि हारने के बाद मैं भागा था नहीं भागा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ये हमको कहाँ से पता चलता है, तो ये हमको पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेखों से पता चलता है कि ये भाग गए थे। कन्हर देव के बारे में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, कुरुषपाल अभिलेख, नारायणपाल अभिलेख और राजपुर अभिलेख। राजपुर ताम्रपत्र अगर पूछा जाए तो मधुरांतक देव याद रखिएगा, लेकिन राजपुर अभिलेख अगर पूछा जाए तो कन्हर देव प्रथम है। कन्हर देव प्रथम के पुत्र कौन होते हैं, तो होते हैं जयसिंह देव। अब बात करते हैं जयसिंह देव का। जयसिंह देव का जो शासनकाल रहेगा, इनके बारे में कोई शासनकाल का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इनकी कुछ जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि इनकी जानकारी के दो स्रोत हैं। पहला है सोनारपाल शिलालेख, जो जयसिंह देव द्वारा जारी किया गया था। इस अभिलेख से हमको पता चलता है कि इनकी सहायता के लिए 5 मंत्री का एक समूह हुआ करता था। जयसिंह देव की सहायता के लिए कितने मंत्रियों का समूह हुआ करता था, 5 मंत्रियों का। इन 5 मंत्रियों के समूह को कहा जाता था पंच प्रधान। अष्ट प्रधान आप लोगों ने सुना होगा, शिवाजी के 9 रत्न सुने होंगे, अकबर के, वैसे ही इनके यहाँ 5 मंत्री का एक समूह था जिनको पंच प्रधान कहा जाता था। इसके अलावा जयसिंह देव के बारे में जानकारी मिलती है केसरपाल अभिलेख से। सोनारपाल अभिलेख और केसरपाल अभिलेख जो है वो जयसिंह देव द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे अगले शासक राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। जो राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय हैं, याद रखिएगा ये कौन है, तो ये कन्हर देव के क्या हैं, नाते हैं। कन्हर देव प्रथम आपको याद होगा सोमेश्वर देव के पुत्र हैं, तो उनके नाती का नाम अपने पिता के नाम पर रखवाएंगे। जो सोमेश्वर देव द्वितीय हैं, इन्होंने राजभूषण की उपाधि धारण की थी। अब ये जो जानकारी है हमको कहाँ से मिलती है, तो बारसूर अभिलेख। बारसूर अभिलेख याद होगा, गंगा महादेवी। बारसूर अभिलेख में इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा गया है। अब जो गंगा महादेवी हैं कौन है, तो इनकी दादी अम्मा है, परदादी आप बोल सकते हैं। उन्होंने इसका नाम राजभूषण सोमेश्वर कहा है। राजभूषण सोमेश्वर देव ने एक और उपाधि धारण की थी, वो था चक्रवर्ती। राजभूषण भी उपाधि था और साथ ही चक्रवर्ती। आप लोग देखेंगे अभी तक जितने शासक देखें किसी ने भी चक्रवर्ती की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम छिंदक नागवंशीय शासक थे। प्रथम छिंदक नागवंशीय शासक कौन है जिन्होंने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की, तो राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। सोमेश्वर देव क्या थे, तो थोड़ा सा भक्तिभाव से ओतप्रोत हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने शासन काल में बारसूर में अधिकांश मंदिरों का भी निर्माण कराया। इनके ही शासन काल में बहुत सारे मंदिर बने, ऐसा कहा जाता है। राजभूषण सोमेश्वर देव के बाद अगले शासक हमको मिलते हैं नाम जगदेव भूषण नरसिंह देव, जिनका शासन काल 1218 से लेकर 1224 ईस्वी तक था। कब से कब तक, 1218 से 1224। इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनके बारे में हमको जानकारी के जो 2 स्रोत हैं। पहला है दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, जो इनके द्वारा ही जारी किया गया था। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख में जगदेव भूषण नरसिंह देव का एक अन्य नाम मिलता है महाराजुल। साथ ही भैरमगढ़ जो शिलालेख है उसमें ज्ञात होता है कि ये माणिक्य देवी के क्या थे, उपासक थे। किसके उपासक थे, माणिक्य देवी। और जो माणिक्य देवी हैं उनका संबंध दंतेश्वरी देवी से था, ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो जगदेव भूषण नरसिंह देव किसके उपासक थे, या ये चूंकि हम लोग पहले ही देखें छिंदक नागवंशी शासक माणिक्य देवी के उपासक थे, लेकिन इन्होंने उल्लेखित करवा लिया है कि मैं माणिक्य देवी का उपासक हूं। माणिक्य देवी के उपासक कौन थे, जगदेव भूषण नरसिंह देव। कहां से पता चलता है, तो भैरमगढ़ शिलालेख से। अगले हमारे जो शासक हैं वो है कन्हर देव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1242 ईस्वी का मिलता है। जिसमें हमको क्या जानकारी मिलती है, 1242 ईस्वी में इन्होंने बारसूर अभिलेख में लिखवाया कि इन्होंने बारसूर से राजधानी को परिवर्तन करके टेमरा ले गए। कहाँ ले जाएंगे, टेमरा या टेसरा, 2 अलग अलग नाम मिलते हैं, टेसरा या टेमरा। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, टेमरा या टेसरा, क्योंकि देखिए यहाँ स और म ऐसे करके घूमे वाला के कारण ये थोड़ा सा वो हो गया है, ऐसा है कि ऐसा है, कंफ्यूजन है। मैं टेमरा लेकर चल रहा हूँ। टेसरा या टेमरा में इन्होंने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन कराया था। ये बारसूर अभिलेख में इन्होंने बताया है। किसने, कन्हर देव द्वितीय ने। अंतिम हमारे शासक मिलते हैं कौन, हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव का शासनकाल 1324 ईस्वी तक मिलता है। अब इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है हरिश्चंद्र देव के बारे में, तो हरिश्चंद्र देव की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो टेमरा के सती स्मारक लेख हैं।
याद रखिएगा, ये टेमरा का सती स्मारक लेख जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? हरिश्चंद्र देव। अभी ये टेमरा कहाँ है? तो अभी आपको मैं बताया था कन्हर देव द्वितीय ने राजधानी कहाँ परिवर्तित कर लिया था? टेमरा या टेसरा। वहीं पे आपको मिला है सती स्मारक लेख, अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव का। टेमरा के सती स्मारक लेख से हमको क्या पता चलता है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? हरिश्चंद्र देव, क्योंकि इनके बाद के इनके वंशावली का उल्लेख नहीं मिलता। इनकी एक पुत्री का उल्लेख मिलता है, उन पुत्री का नाम रहता है चमेली देवी। इंपॉर्टेंट है, बस्तर की लोक गाथाओं में आज भी इनका नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इनकी बहादुरी के कारण। बहादुर थी कौन? चमेली देवी। किनकी पुत्री थी? राजा हरिश्चंद्र की पुत्री। छिंदक नागवंशीय शासक हरिश्चंद्र की पुत्री का नाम क्या था? चमेली देवी। टेमरा का सती स्मारक लेख है, इस स्मारक लेख से हमको क्या ज्ञात होता है कि हरिश्चंद्र की पुत्री चमेली देवी टेमरा में क्या हुई थी? सती हुई थी, और यहीं से इसका नाम पड़ गया सती स्मारक लेख। टेमरा में क्या हुई थी? सती। अब देखिए, सती होने से तात्पर्य क्या होता है? आप लोगों ने अगर शिव महापुराण या शिव भगवान शिव की कोई भी कथा कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा, एक राजा आते हैं दक्ष, उनकी पुत्री होती हैं सती, जिनका विवाह होता है भगवान शिव से। जब उनके पति और उनको नहीं बुलाया जाता तो वो हवन कुंड में क्या करते हैं? जलते हुए आग में कूद जाते हैं। ये बस याद रखिएगा, आग में क्या करते हैं? कूद जाते हैं। ये चीज इसीलिए कहा जाता है सती होना मतलब जलती हुई आग में कूदना। सती होना एक मुहावरा है, मान के चलिए, ठीक है। सती हुई से तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं है, सती होने से तात्पर्य है कि वो जलते हुए आग में कूद गई, वो सती होना कहलाता है। क्लियर है? या आप जलते हुए आग में बैठ गई, वो सती हो गया। चमेली देवी को सती होने की नौबत ही क्यों आई? तो उसके लिए थोड़ा सा एक बैक स्टोरी है, थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ कैरेक्टर एक आते हैं अन्नम देव। अन्नम देव कौन है? तो काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ये आते हैं दक्षिण साइड से, और आकर देखते हैं कौन यहाँ पे हरिश्चंद्र देव शासन कर रहे हैं। कब की बात है ये? 1324। तो अन्नम देव ने देखा कि हरिश्चंद्र यहाँ के राजा हैं और उनकी एक सुंदर सी पुत्री है जिनका नाम है चमेली देवी। अभी इनको पता नहीं है कि ये बहादुर है नहीं है। अन्नम देव क्या करते हैं? चमेली देव को विवाह का प्रस्ताव देते हैं। विल यू मैरी मी? यस या नो? अगर यस तो हम लोग शादी कर लेते हैं, अगर नो तो मेरे से आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब आपको पता है ये फॉर्म में चमेली देवी ने क्या फील किया होगा? नो, शादी नहीं करना। अब अन्नम देव क्या करता है? 1324 में आक्रमण कर देता है हरिश्चंद्र देव और चमेली देवी के ऊपर। इसमें आपको पता होगा कौन हारेगा? चमेली देवी बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ती हैं, हरिश्चंद्र देव हार जाते हैं, फिर भी लड़ाई को चमेली देवी जारी रखती हैं। और उसके बाद टेमरा सती स्मारक लेख से हमको ये पता चलता है कि राजकुमारी जो चमेली देवी हैं वो हारने के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी, मतलब आग में वो कूद गई थी। क्योंकि हरिश्चंद्र देव हार चुके हैं, चमेली देवी क्या हो गई हैं? आग में सती हो चुकी हैं। तो उसके बाद इस वंश की कोई भी जानकारी हमको नहीं मिलती, अर्थात छिंदक नागवंश का अंत यहां माना जाता है। क्लियर है? और साथ ही यहां से एक नवीन वंश का उदय होगा जिसको कहा जाएगा काकतीय वंश। याद रखिएगा, काकतीय वंश के शासक या संस्थापक कौन है? तो अन्नम देव। इसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगा, छिंदक नागवंशीय शासकों के कुछ अन्य स्थापत्य। छिंदक नागवंशीय शासक अर्थात ये जो वंश रहेगा वो 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक बस्तर क्षेत्र में शासन करेगा। 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जितने भी आपको निर्माण कार्य हुए हैं, स्थापत्य हुए हैं, हम मानकर चलते हैं कि वो छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा किए गए होंगे। इसमें जो पहला नाम मिलता है वो है ढोलकल या ढोकलक गणेश की प्रतिमा। दो अलग अलग नाम मिलते हैं, ढोलकल गणेश या ढोकलक गणेश। इसकी प्रतिमा कहाँ है? दंतेवाड़ा में। तो ये भी कहा जाता है कि 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। दूसरे नंबर पर नाम मिलता है मामा भांजा मंदिर। मामा भांजा मंदिर जो है कहा जाता है कि राजा बाणासुर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बैक स्टोरी में जाने से पहले मैं मंदिर में बता दूं, यहाँ गणेश भगवान, नरसिंहनाथ और साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा अंदर स्थापित है। अब चलते हैं हम लोग मामा भांजा मंदिर की स्टोरी में। तो मामा भांजा मंदिर में याद रखिएगा इसकी स्टोरी क्या है। जो राजा हुआ करते थे उस समय छिंदक नागवंशीय राजा, उन राजा का नाम था बाणासुर। बाणासुर परम शिव भक्त हुआ करते थे। शिव के प्रति अपनी सच्ची आस्था स्वरूप और भगवान को प्रसन्न करने व लोक कल्याण के लिए एक नायाब शिव मंदिर निर्माण करवाने का सपना उन्होंने देखा। इस मंदिर का निर्माण केवल एक दिन में होना था ताकि राजा का यश कीर्ति चारों दिशा में फैले, उनके कुल का नाम हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने राज्य के 2 प्रसिद्ध शिल्पकारों को बुलाया। कहा जाता है कि ये शिल्पकार कोई आम नागरिक नहीं थे, वे देवलोक से भेजे गए कोई देव या गंधर्व थे। कुछ लोग तो दोनों को देव शिल्पी विश्वकर्मा के वंशज बताते हैं, लेकिन इसका साक्ष्य नहीं है। राजा ने आदेश दिया
कि एक ही दिन में शिव का मंदिर निर्माण किया जाए। इस आदेश पर उन दोनों शिल्पकारों ने अपनी ऐसी कारीगरी दिखाई जो आज के समय में किसी सपने से कम नहीं है। उन दोनों ने महज एक ही दिन में भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। ये जो मंदिर मामा भांजा है, इसका निर्माण कहा जाता है एक ही दिन में हुआ था, सगे मामा भांजा ने किया था और इतने बारीकी से किया गया है, डिटेलिंग इसमें आपको भरपूर मिलेगा। इस मंदिर के जो शीर्ष हैं, उस शीर्ष पर क्या है, थोड़े नीचे अगल बगल में आप देखेंगे ये जो शीर्ष है, यहाँ अगल और बगल दोनों जगह दो शिल्पकार मामा और भांजा की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव, गणेश और नरसिंह की प्रतिमाएं हैं। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद राजा ने उनके काम से खुश होकर कहा कि आज से तुम दोनों मामा भांजा के नाम से ही इस मंदिर को जाना जाएगा। और उसके बाद से उस मंदिर का नाम क्या हो गया, मामा भांजा मंदिर जाना जाने लगा। क्लियर है? तो ये बैक स्टोरी थी। मामा भांजा मंदिर में कौन कौन सी प्रतिमा है, तो भगवान शिव की, गणेश की और नरसिंह की। ठीक है, एक दिन में तैयार हुआ है ऐसा माना जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। राजा कौन हुआ करते थे, तो राजा थे बाणासुर। इस मंदिर के पीछे एक और किंवदंती जुड़ी हुई है, वह यह है कि इस मंदिर में मामा भांजा एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मामा भांजा एक साथ इस मंदिर में दर्शन करेंगे तो उनमें मतभेद होगा, उनके रिश्तों में खटास आएगी। इतिहासकारों और आसपास के ग्रामीणों का मानना है कि इस मंदिर में छत्तीसगढ़ वासी इस नियम को मानकर मामा भांजा एक साथ मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। तो देख लीजिएगा, मामा भांजा कोई दर्शन करने जाओगे तो ये किंवदंती आपको पता रहनी चाहिए। अगला जो स्थापत्य है वही राजा बाणासुर हैं, उनके द्वारा बनाया गया गणेश प्रतिमा बाणासुर का। गणेश प्रतिमा के बारे में आपको पता है, जो ये सबसे बड़ी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो सबसे बड़ी मूर्ति है, ये लगभग 7.5 फीट लंबी है, 7.5 फीट ऊंची, जबकि ये छोटी वाली आपको जो दिखाई दे रही है ये लगभग 5 फीट ऊंची है। आपको ऐसे में दिखेगा छोटा मूर्ति, अगर कोई 5 फीट का आदमी जब खड़ा होगा तो यहाँ पे ऐसा खड़ा होगा। क्लियर है? 7 फीट आप समझ ही रहे हैं, आदमी को इनके हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। 7 फीट और 5 फीट की, 7.5 फीट, माफ कीजिएगा, 7.5 फीट और 5 फीट की। और इनका जो बेस है वो एक ही पत्थर है, याद रखिएगा, एक पत्थर में ही बनाया गया। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग पत्थर हैं साइड में रखा गया, ऐसा नहीं, एक बड़ा सा ऐसा पत्थर था, उस पत्थर को काट कर ये बनाया गया है। किसने बनवाया था? तो बाणासुर नामक राजा ने। अब इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, थोड़ा सा उस स्टोरी को भी मैं बता देता हूँ। वह बालू के पत्थर से निर्मित है, जो 2 विशालकाय प्रतिमाएं हैं। बड़ी मूर्ति की ऊंचाई लगभग 7.5 फीट तक, छोटी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, लगभग 5 फीट, 5.5 फीट है। ठीक है, माफ कीजिएगा, 5.5 और 7.5। एक ही मंदिर में गणेश की 2 मूर्तियों का होना विलक्षण है। माना जाता है यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गणेश की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर को यहाँ के राजा ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था बाणासुर। राजा बाणासुर का वर्णन पुराणों में मिलता है। उनके नाम पर ही इस नगर का नाम क्या पड़ा? बाणासुर से पड़ गया बारसुर। ठीक है, बारसुर का नाम किसके ऊपर से पड़ा है? तो बाणासुर के ऊपर से पड़ा है। ठीक है, बाणासुर के कारण ही इसको बारसुर कहा जाने लगा। राजा की बेटी का नाम क्या था? उषा, और उनकी मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा। दोनों आपस में पक्की सहेलियां थी, उषा और चित्रलेखा। दोनों गणेश जी की भक्त थी और आसपास गणेश जी के कोई मंदिर नहीं था। इस वजह से दोनों ने मन ही मन गणेश जी की आराधना करती थी। उषा अर्थात राजा की जो बेटी है, उन्होंने मंदिर न होने की बात अपने पिता से कही कि पापा मंदिर नहीं है। फिर क्या, बाणासुर ने दोनों सहेलियों के लिए गणेश की मूर्तियों का निर्माण करा दिया और दोनों सहेलियां रोज उस मंदिर में गणेश जी की पूजा करने जाया करती थी। कहा जाता है कि गणपति उषा और चित्रलेखा की साधना से प्रसन्न हुए और तब से यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। ये आपकी थी एक कहानी, किसके ऊपर? बारसुर के गणेश प्रतिमा के ऊपर। पेपर कट है, इसको आप चाहें तो मैं इसका जो पेपर कट है मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नागवंश के बारे में जाना। छिंदक नागवंश कौन से थे, कौन कौन से प्रतापी शासक हुए, कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग कांकेर के सोमवंश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।